हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके दोस्तों। कई मैसेजेस आए मेरे पास कि सर हमारे पोर्टफोलियो रेड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में है हमारा पोर्टफोलियो और ये बियर रन चल रहा है या क्या है, इसके बारे में भी कुछ हमें बताइए। और दूसरी बात, ऐसे वक्त पर हमारे पोर्टफोलियो के साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या सारा माल बेच के निकल जाए या फिर हमें और एडिंग करनी चाहिए, या पोर्टफोलियो का प्ले क्या होता है, गेम क्या होती है पोर्टफोलियो की। आप कुछ हमें बताने की कोशिश कीजिए ताकि नेक्स्ट बियर रन्स अगर हम फेस करें तो उसके अंदर हमारी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। उससे पहले हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, तो जो लोग नए वीडियो ये देख रहे हो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं एक अपनी ऑडियो क्लिप पोस्ट करता हूँ एंड हम कुछ सेशन करते हैं उधर जब भी मेरे पास टाइम होता है फ्री, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए। तो आप वो ऑडियो क्लिप भी सुन सकते हैं, उसका लिंक टेलीग्राम का नीचे है, ज्वाइन करना हो तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं कि क्या है। आज की डेट में अगर देखा जाए, इस वक्त पर देखा जाए तो जितने भी ट्रेडर्स हैं या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबके पोर्टफोलियो रेड है, अगर वो शॉर्ट साइड नहीं है तो। अब ये शॉर्ट साइड क्या है, आपको अच्छे से पता है कि शॉर्ट करना होता है हमें या फिर हमें अपने पोर्टफोलियो को हेज करना होता है। जितने बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनके करोड़ों में पोर्टफोलियो होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को ऐसी सिचुएशन में हैज करना ज़्यादा समझते हैं, निफ्टी से उसको हैज कर लेते हैं, जिससे कि उनका जो लॉस होता है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो जाता है। और जब शॉर्ट साइड वो पोजीशन बनाते हैं तो उसके प्रॉफिट से उसको वो माइनस करके अपना देख लेते हैं क्या उनकी एवरेज है। ठीक है दोस्तों, और जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं तो उनको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों छोटे ट्रेडर्स के लिए सबसे पहला टूल जो होता है वो होता है एसेट एलोकेशन। अगर आपके पास एसेट एलोकेशन नहीं है और आपका छोटा पोर्टफोलियो है, बड़े पोर्टफोलियो में भी वो काम करता है, बहुत से लोग उसको करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास वो टूल आपने यूज़ कर रखा है एसेट एलोकेशन, तो ऐसे मौक़ों पे आपको बहुत हेल्प करता है। मैंने जब यूट्यूब पे स्टार्ट किया था तब मेरी पहली दूसरी वीडियोज़ ही एसेट एलोकेशन की थी, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ के बारे में आपको तब पता लगता है जब बियर रन आ जाता है, बियर फेस आ जाता है, कि आपको उस वक्त करना क्या होता है, उस वक्त आपकी हेल्प कैसे होगी। अब सब लोग कहेंगे बाइंग करने का मौका है। अब बाइंग आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप जो आपके पास में छोटे स्टॉक्स पड़े हुए हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, आप या तो उनको बेच के अपना पैसा वहाँ से रिडीम कर सकते हैं, या फिर आपके पास में कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मनी सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप वो पैसा ला के मार्केट में डिप्लॉय कर सकें। उसी सोर्स का एक नाम एसेट एलोकेशन है, जिसको डेप्ट फंड भी बोला जाता है, लिक्विड फंड भी बोला जाता है। तो अपनी कैपिटल का एक जो जनरली जो है 30% आपको हमेशा एसेट एलोकेशन के अंदर डाल के रखना चाहिए। 30-70% का आपका हमेशा एसेट एलोकेशन होना चाहिए। अगर आपका 30-70% का एलोकेशन है तो आप गिरते हुए बाजार में भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स बाय कर सकते हैं उस एसेट एलोकेशन की मदद से बियर रन के अंदर। अब कई लोग ना यहाँ पे टाइम करने की कोशिश करते हैं बाजार को, मार्केट के अंदर है, कई लोग इसको टाइम करने की कोशिश करते हैं कि भाई कि मार्केट को किसी तरीके से टाइम कर लिया जाए। और मार्केट को टाइम करने के चक्कर में जो छोटा ट्रेडर होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है बियर रन की खासकर। तो दोस्तों आपको ये देखना होता है बियर रन के अंदर कि जो स्टॉक्स आपके पास हैं, जो स्टॉक्स आपने बाय कर रखे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज पीडीलाइट का, इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब दोस्तों ये है स्टॉक पीडीलाइट। अब मैं सपोज करता हूँ कि किसी पर्सन ने उसको यहाँ से बाय कर रखा है इस लेवल से 1650 रुपीज़ से। अब उसने ये सोचा था कि यहाँ पे करेक्शन आ गई एंड मैं इसको बाय कर लेता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको होल्ड करूँगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर इसने अपना हाई बनाया 2748 रुपये। इस टाइम उसे रिग्रेट हो रहा होगा कि काश मैं इसको इस पॉइंट पे बेच देता, इस पॉइंट पे बेच देता, इस पॉइंट पे बेच देता। और ये स्टॉक आज जो है आपका 2000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज तो 2-4-5% चला भी है। ऐसे में उसको क्या करना चाहिए था, क्या कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे माल बेच देना चाहिए था? नहीं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं गलत दिशा होती है आप लोगों की काम करने की। ऐसा कभी भी नहीं होता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर कि आप उस स्टॉक को बेच के चले जाओ अनटिल अनलेस उसकी कंपनी के अंदर फंडामेंटली कोई चेंजेस नहीं आ रहे हो। ये कंपनी जो मोनोपोलीज कंपनीज जो होती हैं, जो बाजार के जो लीडर्स होते हैं उस सेगमेंट के अंदर, उन कंपनियों के अंदर डिस्काउंट होता है।
अब कितना डिस्काउंट आपको लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप धीरे धीरे क्वांटिटी इसके अंदर और बाय कर सकते हैं। अगर आपने एसेट एलोकेशन कर रखी है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इसको बिल्कुल बाय करिए। अब दोस्तों यहाँ पर अब ज़्यादातर ट्रेडर्स की, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम ही होती है, उनके पास पैसा खत्म हो जाता है बियर रन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट का भी सिस्टम सीखना होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम मनी मैनेज करते हैं ऐसे टाइम पर कि मनी मैनेजमेंट के दो सोर्सेज है। एक तो हमारी 30% एलोकेशन, सेकेंड हमारी मनी मैनेजमेंट ये होती है कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जब भी निफ्टी का रन चलता है, जब भी कोई बुल रन चलता है, हम छोटे मोटे स्टॉक उठा लेते हैं। सोलारा, एक्टिव फार्मा, सनटेक रियलिटी, ओबराय रियलिटी, बहुत सारे स्टॉक्स उठा लेते हैं। वो परफॉर्म भी करते हैं, कोई 50% चल गया, कोई 60% चल गया, 1-1.5 साल के टाइम पीरियड में कोई 100% हो गया, कुछ हो गया। लेकिन दोस्तों जो क्रीम पोर्टफोलियो है, हमें बेसिकली फोकस करना होता है उसके ऊपर। जो इससे लास्ट वीडियो मैंने डाली थी पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, उसमें मैंने कुछ आपको हिंट देने की कोशिश किया था। मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं जिनके फंडामेंटल गुड नहीं है, एक बुल रन का हिस्सा था, बुल रन में अच्छे चल गए, उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी बाय कर ली, बड़े प्लेयर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, उस स्टॉक को खींच के वो ऊपर की तरफ लिया। 300 रुपये का स्टॉक 700, 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये पे वो उस स्टॉक को लेके आ गए। ऐसे स्टॉक्स में दोस्तों आपको क्या करना होता है कि उसका फ्यूचर है या नहीं है हमें नहीं पता है। वो मल्टीबैगर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अभी तो हमारे पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर है, लेकिन इस पोजीशन पे जब बियर रन चल रहा होता है या जब हम बियर रन का हिस्सा होते हैं, तो ऐसे पॉइंट पे हमें उस स्टॉक में से क्वांटिटी खत्म करके हमें इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर वो क्वांटिटी डाल देनी चाहिए, लाइक पीडीलाइट। एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आती है वहां से, दूसरा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कचरा पट्टी स्टॉक्स आपने भर लिए होंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर, छोटे स्टॉक, आइडिया, सुजलॉन, यस बैंक, ये वो जो भी हैं। तो जो बैंक का पैसा है वो बैंक के स्टॉक्स में डाल दो, जो केमिकल का पैसा है वो केमिकल के स्टॉक्स में डाल दो, जो फार्मा का पैसा है फार्मा के कोई छोटे स्टॉक्स बाय कर लिए, एप्कल लैब वगैरह ये वो छोटे मोटे स्टॉक्स बाय कर लिए, उसका पैसा डिवीज लैब टाइप की कंपनीज में डाल दो। तो आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रहता है। जैसे ही मार्केट रिकवर करती है आपका पोर्टफोलियो तुरंत ही रिकवर करेगा। इस वक्त आपको ज्यादा रिटर्न की बजाय आपको स्टेबिलिटी के अंदर जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे स्टेबिलिटी है, कहाँ पे स्ट्रेंथ आपको दिख रही है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हम लार्ज कैप के अंदर, लेकिन लार्ज कैप में भी बहुत पिटाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है। दोस्तों बात लार्ज कैप में पिटाई होने की नहीं है, बात ये है कि जब मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा, क्या जो आपके पास स्टॉक है वो रिकवर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। लास्ट फेज में तो बहुत अच्छा रिकवर करके गया, लास्ट फेज में तो उसने पीडीलाइट से भी अच्छे रिटर्न्स दिए, रिलैक्सो से भी अच्छे रिटर्न्स दिए, डिवीज लैब से भी अच्छे रिटर्न्स दिए, लीडर से भी अच्छे रिटर्न्स दिए। लेकिन क्या जब मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा, क्या वो स्टॉक रिकवर करेगा? उसके चांसेस है 30%। और क्या मार्केट का लीडर रिकवर करेगा? उसके चांसेस हैं दोस्तों 80%। तो यहाँ पे हम गेम खेलते हैं हमेशा चांसेस के ऊपर। इस बाजार का नाम ही है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे सीधा सीधा डिमांड और सप्लाई की गेम है। अभी सप्लाई कहाँ चालू है? स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रुप में भी किसी ने लिख के भेजा, सर स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा धुलाई हो रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पैसा कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है लार्ज कैप के अंदर, क्योंकि सबको बहुत जो अच्छे जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं, जो कि 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके बैठते हैं, स्मॉल कैप की भी वो पोजीशंस कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म करते हैं वो, ऐसे फेसों के अंदर, ऐसी चीज़ों के अंदर। तभी आप देखते हैं कि बाजार के अंदर जब भी एक कोई करेक्शन आती है, तब स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा गिरता है, लार्ज कैप इतना नहीं गिरता है, क्योंकि लार्ज कैप में बाइंग चालू रहती है स्टॉक्स की। जब ये फेज निकल जाता है, उसके बाद फिर आप वैसा ही अपना व्यवहार बना सकते हैं जैसे आपका पहले था। फिर दोबारा अगेन आप स्मॉल कैप्स के अंदर आ सकते हैं, अगेन आप माइक्रो कैप्स में जा सकते हैं, अगेन आप मिड कैप्स में जा सकते हैं। लेकिन बियर रन में स्टेबल रिटर्न के लिए आपको लार्ज कैप के अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिकवर होता है तो लार्ज कैप बहुत चांसेस है कि लार्ज कैप बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर जाए और माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स परफॉर्म ना करें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने स्ट्रेच वो स्टॉक्स हो जाते हैं स्मॉल कैप एक बुल रन के अंदर की 6-6 गुना, 8-8 गुना, 10-10 गुना वो स्टॉक हो जाते हैं। उनके मार्केट कैप होते हैं 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़। तो ऐसे में आपको ऐसे मल्टी जाइंट जो स्टॉक्स होते हैं हमारी स्टॉक मार्केट के, आपको उसके अंदर मूव करना चाहिए। जैसे आप हैप्पीएस्ट माइंड और टीसीएस, अब मैं कहूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड का पैसा आप बेच के, हैप्पीएस्ट माइंड को बेच के आप टीसीएस में आ जाइए, बाद में बाय कर लेना उसको, क्योंकि मार्केट रिकवर करता है। हैप्पीएस्ट माइंड रिकवर करेगा, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन चांसेस टीसीएस के ज़्यादा हैं या हैप्पीएस्ट माइंड के, तो चांसेस टीसीएस के ज़्यादा है।
तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि बियर रन के अंदर क्या करना चाहिए आपको और बुल रन के अंदर आपको क्या करना चाहिए। अब मार्केट बायस की बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्केट में बायस क्या है क्या नहीं है। दोस्तों आप जब आपस में देखते हैं, आपके जो दोस्त ट्रेडर दोस्त होंगे, इन्वेस्टर दोस्त होंगे, या CNBC आवाज़ हो गया या फिर बाकी और चैनल्स हो गया, टेलीग्राम हो गया या फिर यूट्यूब हो गया या कुछ भी हो गया, हर जगह एक ही बात की जाती है कि बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा। और यहाँ पे बियर रन चालू हो चुका है, बहुत लंबे टाइम का बियर रन है और इसके अंदर हमारे बाजार जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे, या कुछ चैनल कहते हैं परफॉर्म करेंगे। तो दुविधा एक रहती है हमारे दिमाग के अंदर कि कोई सिंगल पॉइंट नहीं पता कि सिंगल पॉइंट करना क्या है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक वीडियो अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर रखी है, आप उसको देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि उसमें मैंने क्या बताने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ये पहला फेज नहीं है आपकी लाइफ का। ये वाली जो करेक्शन आपने देखी ना, 2-3 हज़ार पॉइंट की जो करेक्शन है, पहला फेज नहीं है आपका। ऐसे और भी बहुत सारे फेजेस आएंगे, इन फेजेस का आपको फायदा उठाना है। जो इन बियर रन्स में निकल गया वो नेक्स्ट बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो नेक्स्ट बुल रन में निकल गया वो उससे बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर आपको पैसा कमाना है आपको बाजार के अंदर रहना पड़ेगा। जब तक आप इस बाजार के अंदर नहीं रहेंगे, टिके नहीं रहेंगे और बुल रन बियर रन साइकिल्स आप नहीं देखेंगे, तब तक आपका अनुभव नहीं बढ़ेगा। आप यही चिंदी चोली में लगे रहेंगे, 20% ले लिया, 10% ले लिया, 40% ले लिया। जब आप स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, कोई भी स्टॉक, मैं 2008 के टॉप का स्टॉक दिखा देता हूँ। 2008 के पीडीलाइट की बात कर लेते हैं, पीडीलाइट का चार्ट खोल रखा है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल टॉप पे आपने खरीदा। ये 2008 है, ये टॉप है इसका, 107 रुपए पे खरीदा है आपने इसको। मैं कह रहा हूँ आपने 107 रुपए पे बाय कर दिया इसको। यहाँ पर क्रैश आ गया 50% का, कितने रुपए का स्टॉक हो गया था ये हो गया था 34 रुपए का। अगर किसी ने इस स्टॉक को यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे बेच दिया होता, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, तो वो जो 34 रुपए आया ना, वो जो 26-27 रुपए की जो खुशी है उसको, वो उसको उस टाइम पे बहुत अच्छी लगती है कि यार मैं बच गया, मेरे 26-27 रुपए मैंने बचा लिए। लेकिन उस 26-27 रुपए के चक्कर में उसने 2300 रुपए खो दिए दोस्तों, 2200 रुपए खो दिए। तो आपको 2600 रुपए चाहिए उस स्टॉक से या 2200 रुपए चाहिए? आई होप आप फिर समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये फेजेस आते रहेंगे, ये बाजार का एक नियम है, बाजार इसी तरीके से चलता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाजार की चाल ही है। बाजार की चाल ऐसी नहीं है कि एकदम सीधे पॉइंट पे ही चलता चला जाएगा, ऐसे बाजार नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म में ऐसे ही चलेगा। लॉन्ग टर्म का चार्ट आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म का चार्ट आपको ऐसे ही दिखेगा, बीच बीच में कुछ आपको क्रैशेस दिखेंगे, बीच बीच में कुछ आपको कंसोलिडेशन दिखेगा, कुछ करेक्शंस दिखेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे चलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाते हैं हम, ये अपना 3 आवर के चार्ट पे देखिए वॉलेटिलिटी, क्या करेंगे आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर, आपको खुद कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बट आप जब किसी का ट्रेंड देखते हैं लॉन्ग टर्म का कि वो कैसा मूव कर रहा है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। आप इस पॉइंट पे भी प्रॉफिट में थे, इस पॉइंट पे भी प्रॉफिट में थे, इस पॉइंट में भी प्रॉफिट पे थे, इस पॉइंट में भी प्रॉफिट पे थे, हर पॉइंट में आप प्रॉफिट पे हो क्योंकि आप बहुत नीचे बैठे हुए हो। तो दोस्तों स्टॉक्स में नीचे बैठना सीखो, स्टॉक को होल्ड करके रखोगे तभी आप नीचे आओगे। इस वाली लैग के अंदर आप तभी आओगे जब आप यहाँ पे होल्ड करके रखोगे उसको, ठीक है। उसमें टाइम लगता है, पैसा बनने में दोस्तों इस बाजार में टाइम लगता है। शॉर्ट टर्म में जो पैसा कमाते हैं वो बहुत माहिर होते हैं, आपको माहिर बनना है, बिल्कुल बन जाओगे। उसी की कोशिश है मेरी कि बेसिक टू प्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक तो कंप्लीट कीजिए अपना, क्योंकि टैक्टिकल कॉल से बड़ा बना जाता है बाजार के अंदर। जब तक आपको टैक्टिकल कॉल्स लेनी नहीं आएंगी तब तक आप बड़ा नहीं बन सकते बाजार के अंदर। लेकिन जब तक आप बड़े नहीं बन रहे तो एटलीस्ट ऐसा काम तो कीजिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने कर रखा है अपने पोर्टफोलियोज के साथ। वो अपने पोर्टफोलियोज के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपको पहले वो सीखना पड़ेगा। मार्केट बिहेवियर तो आप सीख गए हैं कि ये ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड है, ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपका बिहेवियर कैसा है वो डिसाइड करते हैं आपके डिसीजंस, कि आपके डिसीजंस कैसे हैं। और डिसीजन मेकिंग पावर आपको मिलती है आपकी नॉलेज से, कि आप कितनी अच्छी नॉलेज गेन कर रहे हैं, कितना अच्छा आपको कोई समझा रहा है, या कितना अच्छा आपको समझ में आ रही हैं वो चीज़ें कि जो आदमी आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि हमेशा बुल रन के बाद में जब भी बियर रन आता है तो अपने आप को हमेशा, आपका सबसे पहला काम है कचरा पट्टी से निकल के आपको अच्छे स्टॉक्स में जाना है। और अच्छे स्टॉक्स की जो टाइमिंग जो करनी होती है, अब कई लोग कहेंगे सर अच्छे स्टॉक की टाइमिंग कैसे करनी है। अब मैं आपके हिसाब से अच्छा स्टॉक पूछता हूँ, एशियन पेंट मान लो, एशियन पेंट आपका बहुत अच्छा स्टॉक है। चलो एशियन पेंट को टाइम करने की कोशिश करते हैं।
हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों BNN में आप वीकली पे शिफ्ट हो जाओ, डेली का छोड़ दो। आप डेली पे आपको बहुत नॉइस दिखेगी, आप वीकली पे चले जाओ। यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये भी हटा देता हूँ। बिल्कुल लेमैन की भाषा में बताता हूँ कि आपको बाइंग कैसे करनी होती है। और सपोज कीजिए आपने एक भी स्टॉक नहीं बेचा, आप कल बेचने जा रहे हैं अपने स्टॉक्स। आपको करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टॉक जो गिर रहा है उसके गिरने के पीछे की वजह क्या है। क्या वो मार्केट की वजह से गिर रहा है? पहली बात, मार्केट में फॉल आ रहा है, वो स्टॉक गिर रहा है। दूसरी बात, कंपनी के अंदर इंटरनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या तीसरा, आपके पास ना रीजन होना चाहिए कि स्टॉक गिर क्यों रहा है। अगर आपके पास गिरने का रीजन आ गया ना, तो बाइंग का रीजन आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। करके देखते हैं कि गिर क्यों रहा है। पहला रीजन गिरने का क्या है कि इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं, यूएस भी कर रहा है, सब कर रहा है। दूसरी बात है क्रूड ऑयल। तीसरी बात है रशिया यूक्रेन वॉर, और अब तो कुछ कोविड वगैरह के केसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं मंडे को बना रहा हूँ, आई थिंक आपको 1-2 दिन बाद मिलेगी, तो आप उस हिसाब से मार्केट देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो इसको मेजर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है क्रूड ऑयल से। क्या क्रूड ऑयल हमेशा 150 रुपीज़ बैरल पे रहेगा, $150 बैरल पे रहेगा? नहीं। क्या वो नीचे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या यहाँ से रिवाइव कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। क्या पहला इसके साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट 1218 से लेकर 873 तक आ गया था। मतलब कि कितने पॉइंट की करेक्शन हुई? 400 पॉइंट, मतलब 30% की करेक्शन। यहाँ पे इसका हाई कितना है? 3500 रुपये। नीचे कितना गिर गया? 2500 रुपये, मतलब 2600 रुपये के आसपास। कितने पॉइंट की करेक्शन? 30 पॉइंट की करेक्शन। ठीक है, तो ये 30 पॉइंट की करेक्शन कभी भी दे सकता है। क्या हम 30% की करेक्शन पे करने के बाद इस स्टॉक को हम क्या इससे रिटर्न की एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या नीचे नीचे ही जाता रहता है? पहले तो हमें ये देखना होता है स्टॉक्स के अंदर क्या करना है। क्या ये नीचे नीचे ही जाता रहता है स्टॉक? नहीं। जैसे ही मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है, ये स्टॉक वहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब किसी ने इसको इस पॉइंट पे भी बाय कर लिया 1206 रुपये पर, 30% की करेक्शन भी दे दिया 885 रुपये, और मैं कहता हूँ उससे मार्केट टाइम नहीं हुई, उसने इस पॉइंट पे बाय कर लिया 1000 रुपये के पास, या उसने इस पॉइंट पे बाय कर लिया 1017 के आसपास, या उसने चलो 1200 रुपये पे गिरा है और साइकोलॉजी स्पोर्ट्स ने 1000 रुपये पे बाय कर लिया। क्या उसकी ये बैट जो थी गलत थी? गलत बैट तब होती दोस्तों जब वो यहाँ पे इसके भाव आते ही निकल जाता है। ये 1254 रुपये आया, इसके भाव आए, निकल गया, बेकार स्टॉक है, चलता वलता है नहीं, आगे की सारी जर्नी उसने मिस कर दी। तो आपको दोस्तों मार्केट टाइम करने के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान ये देना है कि स्टॉक लेवल जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स आप देखा कीजिए कि स्टॉक लास्ट फॉल के अंदर 30% गिरा है। अब जैसे मैंने आपको टारगेट दे दिया 30%, ये स्टॉक कभी भी गिर जाता है। मान के चलिए एशियन पेंट में मैं कह रहा हूँ तो मान लीजिए 30% गिर जाएगा स्टॉक, अभी भी 30% गिरा हुआ है। क्या इससे और ज़्यादा फॉल है यहाँ पे? आपने तो, मैंने कहा ना आपको, आपने तो 3600 रुपये इसको कर रखा है, 30% फॉल का आप लगा लीजिए टारगेट। अब आपको लग रहा है मार्केट रिकवर कर रही है और ये 20% ही गिरा है, तो बिल्कुल बाय कर लीजिए। मार्केट उस पॉइंट के बाद गिर जाती है तो एक लॉट और बचा के रखिए, एक लॉट और बाय कर लीजिए, और जब बाइंग का पैसा खत्म हो जाए उसके बाद स्टॉक नीचे आ जाए, आपको डरना नहीं है। क्योंकि अगेन वही सिचुएशन है कि आपने इस पॉइंट पे बाय किया था, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आगे का जो रन है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, ना कि ये छोटी मोटी चीजों में पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों लंबे टाइम की अवधि के बारे में सोचो और बिजनेस खरीदो। या मार्केट में क्या आप अपना भाव खरीद रहे हो, आप रोज जाते हो मार्केट में भाव खरीदने के लिए, यहाँ भी आप भाव खरीदने की कोशिश कर रहे हो, 2500, 2600 रुपये, 2700 रुपये के आसपास भाव खरीद रहे हो। अब कंपनी थोड़ी खरीद रहे हो, कंपनी यहाँ पे भी मार्केट की लीडर है, कंपनी यहाँ पे भी मार्केट की लीडर रहेगी, कंपनी यहाँ जाएगी, यहाँ पे भी मार्केट की लीडर रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ पे आ जाएगा 1200 रुपये पे स्टॉक आ जाएगा तो बजरमेंट मार्केट का लीडर बन जाएगा। जब लीडर में इतने करेक्शन है तो उसकी क्या हालत होगी दोस्तों, खुद सोचो आप। लीडर यही रहेगा, क्या कंपनी में कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं। क्या कंपनी 30% स्टॉक डाउन है वहां से, क्या कंपनी बंद हो गई है? मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया है? पब्लिक इसका माल नहीं खरीद रही है? सब कुछ हो रहा है। जब सब कुछ हो रहा है और आपको डिस्काउंट मिल रहा है ग्राउंड लेवल पर, तो दोस्तों क्यों ना इसको बाय किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म की जो गेम होती है ना, ये थोड़ी बोरिंग है, ये बोरिंग है। ट्रेडिंग क्या है, स्टार्टिंग में बहुत फास्ट है। ट्रेडिंग के अंदर क्या है, आज आपने 10% कमा लिया, आज 5 कमा लिया, उससे अगले दिन आपने 15% लॉस कर दिया, फिर 5% कर दिया। ये गेम चलती रहती है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, गैम्बलिंग कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप पैसा नहीं कमा रहे। लेकिन
पोर्टफोलियो गेम के अंदर क्या चेंजेस आते हैं दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। ये एंड में जाके इतनी फास्ट हो जाती है, जब आप इसको सिर्फ होल्ड करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इसे होल्ड करना है और आप गेम में इन हो। लेकिन जब आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करते हो, आपको अटेंशन देनी पड़ती है उस स्टॉक के लिए, क्योंकि उस स्टॉक ऐसा तो है नहीं कि गुड फंडामेंटल है। क्या पता आपने गुड फंडामेंटल स्टॉक बाय किया हो, सपोज आपने यहाँ पे बाय किया, इस पॉइंट पे आपने इसको ब्रेकआउट समझा, जैसे ये नीचे आया यहाँ पे आप बेच के चले गए, साइडवेज हो गया, आपने कितने रुपए कमाए, 2200 रुपये से लेके और 3000 रुपये, 800 रुपये आपने कमा लिया, आप साइड हो गए। अगेन आप यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बेच के निकल जाएंगे। ऐसा ही कुछ लोगों ने यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बेच के निकल गए होंगे। मतलब कि 800 रुपये बाय किया और 1000 रुपये बेच के निकल गए, 200 रुपये उसने कमाए। लेकिन जिसने होल्ड करके रखा उसने कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 2500 रुपये कमाए एक ही स्टॉक पे। दोनों की मानसिकता आप देखिए दोस्तों। मार्केट टाइम के पैसे देती है आपको, टाइमिंग करने के पैसे नहीं देती। मार्केट आपको देती है टाइम करने के पैसे। आप ये चीज सोचिए कि बाजार आपको किस चीज के पे करने की कोशिश कर रहा है। बाजार आपको आपके टाइम देने की कोशिश कर रहा है। आपको जितना आप टाइम वहां पे स्पेंड कर रहे हैं, आपको उस चीज के पैसे दे रहा है बाजार। पैसा तो आपने लगाया ही है, पैसा तो इसमें भी आप उतना ही लगाओगे, और पैसा तो आप छोटे स्टॉक में येस बैंक में भी उतना ही लगाओगे। लेकिन पैसा कंपाउंड कहाँ पर होगा? पैसा कंपाउंड होगा इन जैसे स्टॉक्स के अंदर। इन जैसे स्टॉक्स में जब अच्छे भाव आपको मिल जाते हैं और कहीं जाके साइडवेज हो जाते हैं और आपको कुछ पार्शियली प्रॉफिट बुक करना होता है, आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं, अपनी एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने सेशन में भी यही बताता हूँ बिगिनर्स के लिए कि आप लॉन्ग टर्म की सोचिए, क्योंकि आपकी अगर 20 साल 22 साल 25 साल उम्र है तो दोस्तों आपके पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट ने बने बनाए सेटअप दे रखे हैं आपको, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। अब जब आप जाएंगे 2000 में या 2001 में, तब देखिए इन्फोसिस की क्या हालत हुई थी, विप्रो की क्या हालत हुई थी, दुनिया भर के स्टॉक पिटे थे। लेकिन जिसने उनको होल्ड करके रखा आज वो सारे प्रॉफिट में और मल्टी बैगर प्रॉफिट में, मतलब कि 20-20 हजार के लोगों के करोड़ों रुपए बन गए दोस्तों। तो क्या ये आगे रिपीट हो सकता है? डेफिनेटली रिपीट हो सकता है। हम एक बहुत बड़े बुल रन का हिस्सा हैं, इस बात पे आप भरोसा कीजिए। हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी पीएम बन जाए, क्या ये बुल रन रुक सकता है? नहीं रुक सकता दोस्तों, क्योंकि इंडिया जैसी अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा, एक तो इतनी ज़्यादा हमारे देश की पॉपुलेशन है, कंजम्पशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, तो दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ आनी तय है। आने वाले 10 से 15 साल तक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है। यूएस के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे इतना हो चुका है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा कहाँ लगाएंगे? इकोनॉमिक साइकिल इंडिया के अंदर अगर 3-4 बार और इन्फ्लेशन की साइकिल हो गई ना, इन्फ्लेशन बढ़ गया और इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाल डाल के इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। लेकिन यूएस के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तभी मैं कहता हूँ कि इंडिया का आने वाले 20 साल तक बहुत अच्छा टाइम है, तो आप प्लीज इसके अंदर इन्वेस्टेड रहिए और अच्छे स्टॉक्स के अंदर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो। अब चलिए बात मान लेते हैं आपकी कि आप ट्रेडिंग भी करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों करते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो हमेशा अलग रखना, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो हमेशा अलग रखना। ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो आपको रोज आप रिव्यू कीजिए, भाव की तलब रखिए अपने आप में, कितना मेरा स्टॉक चला, क्या गिरा क्या नहीं गिरा। लेकिन वो वाला जो स्टॉक है आपका, जो पोर्टफोलियो स्टॉक जो है आपके, वो आपको बहुत रेयर रिव्यू करने हैं, क्योंकि दिग्गज कंपनी है उसके अंदर, उसमें लीडर्स हैं, उसमें सेक्टर के लीडर्स आपने बाय कर रखे हैं। आए दूसरे दिन आपको न्यूज़ सुनाई देती है, 89 पे उसकी न्यूज़ सुनाई देती है, हर जगह आपको न्यूज़ दिखती है उसकी। FIIs उसके अंदर इन्वेस्टेड है, DIIs उसके अंदर इन्वेस्टेड है, बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लोगों के पास पड़ी हुई है, कहीं नहीं जा रहे वो स्टॉक, सिर्फ आपको अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ देना है बस। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ट्रेडिंग में लॉस होता है, पोर्टफोलियो से स्टॉक बेच के उसमें कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों डिफरेंस होगा, जब दोनों डिफरेंट होंगे, तो दोस्तों आप पहले उसे बेचोगे, फिर पैसा ट्रांसफर करोगे, फिर दूसरे स्टॉक के अंदर लगाओगे, तो दोस्तों आप वो खुद वो प्रक्रिया में नहीं पड़ेंगे। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जो हो रहा है वो आपकी गलती है, प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी समझ है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है तो आपकी गलती है। उसको एक सेपरेट कर दीजिए ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। बियर रन जब आए तभी आपको उसको खोलना है और इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट्स इट, और कुछ आपको नहीं करना। दूसरी बार सेक्टर कुछ चेंज हो रहे हैं, कुछ सेक्टोरियल कुछ चेंज हो रहे हैं, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई कंपनी में, तो उसको बेच के दूसरी कंपनी के अंदर आपने लगा देना है पैसा। अब लास्ट पोर्टफोलियो में मैंने ये बात की थी, जो चीकू जी वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये बात की थी
कि एक ही ग्रुप से आपको काफ़ी सारी कंपनीज बाय नहीं करनी है। लाइक अडानी का आपने बहुत माल ले लिया या फिर आपने टाटा का बहुत माल ले लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स की आपको कंपनी बाय करके चलनी है। फोकस पोर्टफोलियो बनाओ 10 12 15 कंपनीज का, और उनको टाइम दो ग्रो होने के लिए। 3 साल मिनिमम आप उसको ग्रो होने के लिए टाइम दो, और बाकी जो रेस्ट कैपिटल है आपकी 30%, 20%, 40%, उस कैपिटल से आप ट्रेडिंग करो। और जब ऐसा बियर रन का फेज आए तो ट्रेडिंग में पैसा इन्वॉल्व मत करना बिल्कुल भी। ट्रेडिंग का पैसा भी निकाल के इसी पोर्टफोलियो में आप ले आना, और यहाँ से पोर्टफोलियो में से स्टॉक्स मत बेचना, और शांति से इसको होल्ड करके रखो। ये मैं कह रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ आप लोगों को। मैं अपने ग्रुप मेंबर से बात कर रहा हूँ बेसिकली, जो नए वीडियोस देख रहे हैं तो उनको भी अगर मैं कोई गलत राय नहीं देता, उस पोर्टफोलियो के अंदर ही आप इन्वॉल्व कर दीजिए, और फिर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कीजिए जॉब वॉब से, यहाँ से वहाँ से कुछ 5,000 7,000 इसमें मत लगाना। फिर इसमें आपने काम कर दिया अपना बियर रन का जो आपको करना था, फिर 5-7 हज़ार, 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का फिर दोबारा एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें अपना काम करो। बुल रन के अंदर प्रॉफिट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन मार्केट को आप बीट कहीं और कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें अपने आप ध्यान में रख सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि हम म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं, कि सोच भी रहे होंगे। बिल्कुल आप म्यूचुअल फंड के साथ में जा सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एक अलग चीज़ है, वो फोकस नहीं है। उसके तो फोकस फंड भी जो है उसमें 25-25 स्टॉक्स होते हैं। तो फोकस्ड का मतलब ये 8, 10, 12 स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए, हाई पेडिग्री के, हाई क्वालिटी के आपके स्टॉक्स होने चाहिए आपके पास। स्मॉल कैप वगैरह आप इन्वॉल्व नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है उसके अंदर। लार्ज कैप के अंदर आप रहिए और अपने पोर्टफोलियो को रन करते हुए चले जाइए। स्मॉल कैप में जाना है तो बहुत हाई क्वालिटी का स्टॉक आपके पास स्मॉल कैप का होना चाहिए। 1-2 स्टॉक्स रख सकते हैं, ज़्यादा मत रखिएगा। मिड कैप के 1 आध स्टॉक रख सकते हैं। 15 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक्स 2 मिड कैप के हुए, 2 स्मॉल कैप के हुए। 11 स्टॉक्स जो हैं आपने लार्ज कैप के बाय कर लिए। बहुत अच्छे पेडिग्री के स्टॉक्स हैं दोस्तों बाजार के अंदर, आप उसको बाय करके बिल्कुल चल सकते हैं। फोकस पोर्टफोलियो। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा जो कोई ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, क्या सर हम हाई पी वाली कंपनी बाय कर सकते हैं? आप बिल्कुल हाई पी वाली कंपनी बाय कर सकते हैं, बियर रन में बहुत ज़्यादा पिटाई होगी उनकी। दोस्तों पहले ये सोचिए, पैसा ज़्यादा कमाना है, स्टेबल पैसा कमाना है। पहले ना पैसे को पैसा बनाओ। मैं हमेशा जो छोटे ट्रेडर होते हैं मैं उनसे यही बात करता हूँ, पहले पैसे को पैसा बनाओ। पैसे को पैसे बनाने का मतलब ये है कि 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये सिप करके, या 2-2, 4-4 हज़ार रुपये के स्टॉक खरीद के पहले ना वो पैसा क्रिएट कर लो। 20, 25, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख। उसके बाद में इन सब गेम्स के अंदर आप पढ़ना कि स्मॉल कैप बाय कर लें, मिड कैप बाय कर लें, लार्ज कैप बाय कर लें। पहले बाजार से पैसा तो कमाओ। आप यहाँ कमाने थोड़ी आते हो, आप तो यहाँ देने आते हो पैसा। क्या हम पैसा कमाते हैं बाजार से? बहुत पैसा कमाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी बेवकूफ़ी से हमारा फायदा होता है। क्योंकि जो ये वीडियो देख रहे हैं कितने देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? 500, 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। मार्केट में कितने लोग एंटर हैं आज की डेट में? कम से कम 8 से 10 करोड़ लोग, ठीक है। बाकी लोग तो बेवकूफ़ी कर ही रहे हैं ना, वहाँ से पैसा कमा लेंगे। लेकिन एक ज्ञान, जो नॉलेज जो देनी होती है कि पोर्टफोलियो के साथ आपको प्ले कैसा करना होता है बियर रन के अंदर, उसकी कोशिश है कि जो लोग ये देख लें वो थोड़े से बच जाएं, थोड़े से समझदार हो जाएं, थोड़े से समझ जाएं उनमें, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों और नेक्स्ट रन की, कि नेक्स्ट रन क्या है और पोर्टफोलियो शफल क्या होता है, पोर्टफोलियो चर्न क्या होता है, और पोर्टफोलियो चर्न के अंदर आपको करना क्या होता है, टाइम टू टाइम या क्वार्टरली बेसिस पे आपको करना क्या होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा जब भी पोर्टफोलियो बनाना है तो पहला तो ये पैसा है जो कि, अब चलिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अब समझिए क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कीजिए आपकी उम्र 30 साल है। 20 साल बाद कोई आपसे पर्सन पूछता है आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कब से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कब से स्टॉक मार्केट के अंदर है? आप कहते हो मुझे 20 साल हो गए। वो आपसे पूछता है 20 साल पुराना माल कौन सा पड़ा है आपके पास? सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और होना भी चाहिए आपके पास ये माल। ट्रेडिंग का नहीं पूछेगा आपने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, कि 500 करोड़ की संपत्ति, 1000 करोड़ की संपत्ति है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहते हैं कौन सा माल है जिसमें आपने पैसा कंपाउंड किया? नाइक, मधु केला साहब, उनके पास डिवीज लैब आज तक पड़ा हुआ है। राकेश झुंझुनवाला जी, उनके पास टाइटन आज तक पड़ा हुआ है। रामदेव अग्रवाल जी, इन्फोसिस आज तक पड़ा हुआ है, HDFC आज तक पड़ा हुआ है। होल्ड करा है तभी तो पड़ा हुआ है। 20 साल बाद आपसे भी जो पूछेगा तो यही पोर्टफोलियो के स्टॉक्स होंगे जो आप उन्हें बताएंगे कि मेरे पास ये माल पड़ा हुआ है, 3,000 रुपये का बाय किया था मैंने, ये एशियन पेंट। वो कहेगा आपने इतना सस्ता कैसे बाय कर लिया? आज कोई पर्सन आपको मिले वो कहे HDFC बैंक मेरे पास 100 रुपये का पड़ा हुआ है,
लेकिन वो तो 15 रुपए का स्टॉक था, उसने जब 100 रुपए पे खरीदा तो वो महंगा था ना, 6 गुना हो चुका था स्टॉक। लेकिन आज की डेट में कोई कहे कि 100 रुपए का HDFC पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे आप तो बहुत नीचे के भाव पे बैठे हुए हैं। देखिए उसको आज 1500 रुपये, कितने क्रैशेस आए हैं भाई। अगर 98 से मैं मान लूँ तो 2001 का आया टेक बबल, उसके बाद में 2008 आया, उसके बाद में 2012-13 चलता रहा, उसके बाद में साइडवेज हो गई, मार्केट खड़ी रही, फिर कोविड आया, फिर आपके सामने अब ये वाला फेज है, चलता रहा धीरे धीरे, डिमोनेटाइजेशन हुआ, सब कुछ हुआ। एशियन वो नहीं बिका ना HDFC बैंक, क्योंकि जिसने वो 5 साल होल्ड कर लिया वो अगले 5 साल और होल्ड कर लेगा, क्योंकि वो स्टॉक गिरना ही नहीं है 100 रुपए पे। 2008 की करेक्शन से वो 100 रुपए पे थोड़ी आ जाएगा HDFC बैंक। या फिर एशियन पेंट, आज की गिरावट में जिस पर्सन ने इसको 2010 के भाव पे बाय कर रखा है, मैं 10 का हाई लगा रहा हूँ यहाँ पे, 275 रुपये। 275 रुपये थोड़ी मिलेगा, आज से 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 275 रुपये नहीं मिलेगा, उसे डर ही नहीं है बिल्कुल भी। वो तो बल्कि ये देख रहा है इसमें मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं माल बाय कर लूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ इन स्टॉक्स में। तो दोस्तों एक पोर्टफोलियो अपना ऐसा बना के रखिए जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके काम आए, लोगों को दिखा सको। दिखाओ मत दिखाओ वो आपकी मर्जी, लेकिन आपके पास उस सवाल का जवाब हो कि आपके पास है क्या। अब ये पोर्टफोलियो 10,000 का भी हो सकता है, अब ये पोर्टफोलियो 10 लाख का भी हो सकता है, ये पोर्टफोलियो 100 करोड़ का भी हो सकता है, ये पोर्टफोलियो 1000 करोड़ का भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी कैपिटल के ऊपर। अब दोस्तों एक कहानी सुना के ये इसको समरअप करेंगे। एक मेरी सब्सक्राइबर है, मतलब चैनल की भी है एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन है। उन्हें मैंने बोला कि रॉबर्ट कर्बी की एक बुक पढ़ना, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, उनको नहीं मिली। डॉक्टर टेरी एफ एलन है, उन्होंने बहुत काम किया है डॉक्टर रॉबर्ट कर्बी की उसकी वजह से। वो भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, टेरी एफ एलन। तो उनकी भी मतलब अंडरग्राउंड बुक्स हैं। अब काफ़ी लोग आप पूछते हैं कि सर बुक्स नहीं बताते आप, तो बुक्स का मैं बनाऊंगा एक वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी सी, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। तो डॉक्टर टेरी एफ एलन जो है उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में, और छोटी सी एक समरी में आपको बताया हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या, 1970 के आसपास, उससे पहले की बात हो सकती है, ऐसे मुझे याद नहीं थोड़ा। तो रॉबर्ट कर्बी जो थे वो एक इन्वेस्टर थे, पेशे से वो डॉक्टर भी थे। तो अब वो जैसे टिप्स आप लोग देखते हैं ना, टिप्स आती रहती है टीवी पे, ये बाय करो वो बाय करो ये वो, तो वो भी उस टाइम टिप्स प्रोवाइड करते थे। तो उनकी एक क्लाइंट थी और उनके हस्बैंड जो थे वो वकील थे, एडवोकेट थे वो। तो उनकी क्लाइंट जो है उनके पास आती थी टिप्स रिकमेंडेशन के लिए। तो वो उनसे जो भी टिप्स मिलती थी वो अपने हस्बैंड को भी बताती थी जाके कि आज कर्बी साहब ने हमें ये बताया स्टॉक जो है, तो मैं इसको बाय करूँगी। तो होता क्या था कि वो जो वकील साहब थे वो भी वो स्टॉक बाय करते थे जो रॉबर्ट कर्बी उनको बताते थे। नेक्स्ट मंथ गई कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जो भी हुआ, उनको जाके बताया कि जी मुझे प्रॉफिट हुआ है, मुझे लॉस हुआ है, जो भी हुआ है। उन्होंने 2 कॉल्स उनको और दे दी कि ये बाय कर लीजिए। उन्होंने आके फिर अपने हस्बैंड को बताया, वो जो एडवोकेट थे, उन्होंने भी वो 2 स्टॉक्स बाय कर लिए। ऐसे करते 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 काफ़ी साल निकल गए, यही प्रोसेस चलता रहा। वो कर्बी के पास जाती थी, वो कहते थे प्रॉफिट बुक कर लो, वो प्रॉफिट बुक कर लेते थे। उसके बाद में वो दूसरे स्टॉक्स देते थे, वो दूसरे स्टॉक्स बाय कर लेते थे। एडवोकेट साहब भी सेम करते थे। एक दिन क्या हुआ, एडवोकेट साहब का देहांत हो गया, वो मर गए। अब जब उनकी डेथ हो गई तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने उनका ड्रॉर चेक किया, उन्होंने उनका जो तिजोरी टाइप की होती है वो चेक किया, शेफ थी उनके सेफ के अंदर उनको बहुत सारे उस टाइम पे सर्टिफिकेट्स मिले स्टॉक्स के। अभी तो ये डिजिटल हो गया सारा मामला, आपके CDSL के अकाउंट में पड़े रहते हैं, डिपॉजिटरी में आपके स्टॉक्स पड़े रहते हैं। पहले ये जो होते थे डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर होते थे, तो बहुत सारे फॉर्म्स वो पड़े हुए वहाँ पे। अब वो जो स्टॉक्स थे वो 3-4 कॉफ़ी कैंस के अंदर पड़े हुए थे, वो जो थे सर्टिफिकेट जो थे स्टॉक सर्टिफिकेट, तभी इसका नाम कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग पड़ा। तो उन्होंने कॉफ़ी के वो जो थे शेल्स थे उसके अंदर डाल के उसके अंदर रख रखा था तिजोरी के अंदर, और उसको छोड़ दिया था वहीं पे। ये 20-25 साल हो गए थे इस प्रोसेस को चलते हुए, 20-25 साल बाद बात हुई है, क्योंकि जो सबसे पहली बार जो स्टॉक्स दिए थे उन स्टॉक्स को दिए हुए रॉबर्ट कर्बी को 25 साल हो चुके थे। तो जब 25 साल बाद उनकी वाइफ रॉबर्ट कर्बी के पास गई तो उनसे बोला कि ये मेरे हस्बैंड के स्टॉक्स हैं, तो
उसने अपनी ट्रेड लिस्ट निकाली, उसने देखा यार ये तो डिक्टो वही डेट्स पे वो स्टॉक्स को बाय किया गया है जिस डेट पे मैं इनकी वाइफ को ये स्टॉक्स देता था, बताता था कि आप ये बाय करो, लेकिन इन्होंने तो ये सेल ही नहीं करे, इसमें तो बहुत लॉस हो चुका होगा। तो दोस्तों वो हर बारी $5,000 के आसपास समथिंग कुछ इन्वेस्ट कर दिया करते थे, वो जो एडवोकेट साहब थे जो वो स्टॉक्स बताते थे उसी के अंदर। दोस्तों उसमें से काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि 5,000 की वैल्यू, सपोज कीजिए आप उसके अंदर कुछ 50 स्टॉक्स होंगे, तो जो 5,000 के जो स्टॉक्स थे उस कॉफ़ी कैन के अंदर, जो कॉफ़ी मग के अंदर जो सर्टिफिकेट्स थे, उसमें से काफ़ी सारे जो स्टॉक्स थे 5,000 के, उनकी वैल्यू रखी थी 2,000, 2,500, 3,000, और कुछ तो ख़त्म हो गए थे, ज़ीरो। जो 2,000, 2,500, 3,000 रहेगा उनकी बात हम नहीं करते। कुछ 20 स्टॉक ऐसे थे उस पोर्टफोलियो के अंदर जो, बाकी तो सारे ख़त्म ही हो गए उनके स्टॉक्स जो है, 20-25 स्टॉक रेस्ट बचे। उन 20-25 स्टॉक्स में 10 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि 5,000 के 2-2 लाख बन गए थे, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। दोस्तों 5 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि 5-5, 6-6 लाख हो गए थे, और एक स्टॉक ऐसा था जो कि 8 लाख रुपए हो चुका था। उस टाइम दोस्तों एक कंपनी थी, ये एग्जांपल उनकी बुक के अंदर है, हेलॉयड के नाम से। हेलॉयड कंपनी के उन्होंने स्टॉक्स बाय किए थे $5,000 के, जो कि बाद में ज़ेरॉक्स करके वो कंपनी बन गई, और ज़ेरॉक्स के बारे में आपको पता ही है, वो मार्केट की लीडर रही, और बाद में वो स्टॉक्स उनकी वाइफ ने जो थे वो बेच दिए थे, तो मल्टी बैगर बना। तो 5,000 के 8 लाख रुपए बन गए दोस्तों। क्या ऐसा एशियन पेंट में हो सकता है, बर्जर पेंट में हो सकता है, पीडीलाइट में हो सकता है? दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, 5,000 के 8 लाख बन सकते हैं। लेकिन ये देखिए ना, वो पैसा बना किस वजह से? क्या वो स्टॉक टिप की वजह से पैसा बना? बिल्कुल नहीं। क्या वो स्टॉक ज़्यादा पैसे उन्होंने लगाए इस वजह से ज़्यादा पैसे बने? बिल्कुल नहीं। क्या वो स्टॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी? नहीं। कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एक चीज़ पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। उस एक स्टॉक के बराबर जो 8 लाख रुपए हुआ था, $8 लाख जो हो गए थे, उतना तो उनकी वाइफ का पोर्टफोलियो का साइज भी नहीं था जितना वो एक स्टॉक ने उनको प्रॉफिट दिया था। क्योंकि वो तो ट्रेडिंग करते थे ना, खरीदते थे, बेच देते थे, 5,000 में खरीदा, 5,200 में भिजवा दिया, लेकिन उन्होंने तो होल्ड करके रखा। तो वही वो जो 200 रुपए का प्रॉफिट है, वो 7,95,000 का लॉस है एक्चुअल में। आप ये नहीं समझते दोस्तों मैं बहुत नीचे से स्टॉक्स लेके बैठा हुआ हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि बाजार कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटीज हैं कि मुझे करना क्या है। और मैं यूट्यूब पे भी बताता हूँ, मेरे पास दोस्तों 7-8 पोर्टफोलियोज हैं, जिसमें 2 को मैं झांकता भी नहीं हूँ, 2 को मैं देखता भी नहीं हूँ, जो कि 2005-2006 के बने हुए हैं। क्योंकि 2004 के आसपास से मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ, तो 2005-2006 के स्टॉक्स बने हुए हैं। बहुत नीचे के भाव पे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, 400-400 रुपये, 200-200 रुपये, जो आज की डेट में स्टॉक्स की कीमत है 6-6 हज़ार हो गई है, 5-5 हज़ार हो गई, 7-7 हज़ार रुपये हो गई। सोचिए कंपाउंड कितना हो रहा होगा पैसा, वो डिविडेंड कितना मिलता है, उससे ज़्यादा तो डिविडेंड ही मिल जाता है जितने का मैंने स्टॉक बाय किया था। तो दोस्तों इस गेम को खेलने के लिए इसमें मेन चीज़ जो है वो है टाइम, और जो आपके पास भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है, और थोड़ा सा पैसा। अब मैं ये तो आपसे कह नहीं रहा कि एक एक स्टॉक में 5-5 लाख लगाइए, लगाएंगे तो आपके लिए ही बेहतरी है। और रॉबर्ट कर्बी की तरह उस टाइम पे तो चलो इतनी नॉलेज भी नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, टेक्निकल भी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं थी। लेकिन दोस्तों आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टेम्परेरी और स्ट्रक्चरल, इन दोनों में जो डिफरेंस कर लेता है वो बुरे स्टॉक्स को बेच देता है, अच्छे स्टॉक्स को बाय कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं सम अप कर देते हैं। कैसी लगी मुझे आप बता दीजिएगा ये जो है वीडियो, कि बियर रन आपको क्या करना होता है, आप डर रहे हैं कुछ भी है। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा मैंने ना कोई चार्ट शेयर किया ना कुछ किया, सिर्फ आपको एक साइकोलॉजी देने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।